भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती, बिल्कुल सही है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका जिसको पीआईएल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये पीआईएल हम लोग लिए किस देश से है? पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट जो है ये किस देश से लिए हैं? तो माना जाता है कि अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ठीक है ना। अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है, वहीं से हम लोग ग्रहण किए हैं। और इसको लाने का जो भारत में श्रेय दिया जाता है वो किनको दिया जाता है? पीएन भगवती को, ठीक है ना। पीएन भगवती जी को दिया जाता है। आगे आपको बताना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल थे। और उसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल ही थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है यह किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है, ठीक है ना। और माउंट एवरेस्ट पर्वत पृथ्वी पे, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी पे। आगे आपको बताना है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो है यह किस पे आधारित है? ग्रामीण सहकारिता, ठीक है ना, या फिर न्यास के सिद्धांत पे। क्या चीज के सिद्धांत पे? न्यास के सिद्धांत पे, यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे ये गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत आधारित है। आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाई जाती है दिसंबर माह में? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे आपको बताना है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई है? 1972 में। 1972-73 में हुआ। 1972-73 में बताते हैं आपको। भारत में जो है ना, भारत में टाइगर को जो है राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया है? 1973 में। 1973 में। और उसी समय जो है ना, उसी समय 73 में ही जो है टाइगर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। टाइगर प्रोजेक्ट की भी शुरुआत 1973 में ही उसी समय हुई है। आगे आपको बताना, 1972 से पहले, 1973 से पहले जो है भारत में राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसे दिया गया था? सिंह को। लायन जिसको बोलते हैं, शेर जिसको बोलते हैं ना, वो उससे पहले जो है भारत का राष्ट्रीय पशु था। वर्तमान में क्या है? बाघ है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों के उपज का कारण क्या निकलता है? हाँ, अत्यधिक वर्षा जो होती है ना, इसके कारण वहां पे व्यापक स्तर पे जो है बांस का खेती संभव है। किस क्षेत्र में? तो देश के उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, जिसमें असम, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम वगैरह आता है, उसमें उधर बांस का खेती बहुत ज्यादा होता है। आगे आपको बताना है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर के गुजरती है? 180 डिग्री देशांतर से। 180 डिग्री देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। आगे आपको बताना है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका रूस के पश्चिमी तट पर और चंद्रमा का, यानी कि पूछ रहा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये कहां अवस्थित है? चांद पे है, ठीक है ना। शांति का सागर कहां पे अवस्थित है? चांद पे है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? बिल्कुल सही है, सेत्रामणि, ठीक है ना, सेत्रामणि। किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का जो प्रयोग किया जाता था, किसमें? तो सेत्रामणि में। आगे आपको बताना है, गौतम बुद्ध की माँ जो है महामाया, यह किस वंश से संबंधित है? किस वंश से? लिच्छवी, ध्यान से बोलिए, कोलिये। शाक्य वंश से उनके पिता थे। कोलिये वंश से, वही हम बोल रहे हैं, शाक्य वंश से उनके पिता थे, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को भी शाक्य मुनि कहा जाता है, शाक्य वंश से वो संबंधित थे। और उनकी माता जो थी वो किस वंश से थी? कोलिये वंश से। किस वंश से? कोलिये वंश से। और माता का नाम क्या था? महामाया, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रेय वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना, भट्टाकर। कौन थे? मैत्रेय वंश के संस्थापक थे भट्टाकर। इन्हीं के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा? भट्टाकर के द्वारा की गई थी। आगे आपको बताना है, तमिलनाडु में स्थित पुडुकोट्टई और तिरुवनंतपुरम मंदिर जो है ये पल्लव के 5वें शैल गुफाओं का मंदिर है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? यानी तमिलनाडु स्थित जो मंदिर है पुडुकोट्टई, ठीक है ना, पुडुकोट्टई और तिरुवनंतपुरम, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है ना, महेंद्र वर्मन के द्वारा। आगे आपको बताना है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किस ईस्वी में किया था? 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण होता है भारत पे वो कब होता है? 712 ईस्वी में होता है, ठीक है ना। और यहीं से जो है ना जजिया कर का भी जो है जो इतिहास मिलता है वो भारत में यहीं से मिलता है। आगे आपको बताना है, किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी
इजाजत के बिना देवताओं त्योहारों मनाने पर रोक लगा दिया था? हाँ, कौन सा? नहीं, औरंगजेब नहीं था। कौन सा सल्तनत कालीन हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, मुगल नहीं। सल्तनत कालीन कौन सा शासक था ना, जो अपने अमीरों के बीच में, मतलब जो अमीर धन्य धान्य लोग थे उनके बीच में भी जो है उनको देवता को मानने पर और त्योहार वगैरह मनाने पर बिना आदेश का प्रतिबंध लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन लगा दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगा दिया गया था, ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे आपको बताना है, मोहम्मद अली जिन्ना किसके द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे? एनी बेसेंट जो बनाई थी, ठीक है ना, एनी बेसेंट के द्वारा जो बनाया गया था उसमें वो स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुए थे। आगे आपको बताना, भारत में साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था? भारतीय हाँ, ये साइमन कमीशन में जो है ना एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, एक भी भारतीय कमीशन नहीं थे। और इसी में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हुए कौन शहीद हो गए थे? लाला लाजपत राय, ठीक है ना, लाला लाजपत राय। आगे आपको बताना है, स्वतंत्रता संग्राम में किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस को, ठीक है ना, खुदीराम बोस जी को दिया गया था। अपने समस्तीपुर में ही वो पकड़ा गए थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? महार सत्याग्रह बहुत फेमस क्वेश्चन है। महार सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? नहीं, विनोबा भावे ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। महार सत्याग्रह का जो किया गया था नेतृत्व किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। आगे आपको बताना, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है ना। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरेजियो, ठीक है ना, हेनरी विलियम डेरेजियो। आगे आपको बताना है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। आगे बताना है आपको, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर पे कौन आता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। और वही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछेगा तो आंध्र प्रदेश ही है, आंध्र प्रदेश ही है, ठीक है ना। आगे आपको बताना, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन, येन, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, हॉकी इंडिया लीग की प्रारंभ भारत में कब किया गया? 2012 हॉकी इंडिया लीग 2012, ठीक है ना। आगे बताना है आपको, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो है सामूहिक जुर्माना आरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे दी गई है? फिर से सुनिए, 1989 के जो अधिनियम के अंतर्गत जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जो अधिनियम लाया गया था, इसमें जो जुर्माना वसूलेगा वो कौन वसूलेगा? राज्य सरकार। कौन वसूलेगा? राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है ना। SC ST एक्ट जो लगता है उसमें जो जुर्माना तय किया जाता है वो उसकी वसूली कौन करता है? राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना है, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से तो अमेरिका में है लेकिन भौगोलिक दृष्टि से वो यूरोप में पड़ जाता है, ठीक है ना। कौन सा जगह है वो? ग्रीनलैंड। न्यूजीलैंड नहीं, ग्रीनलैंड, ठीक है ना। कौन सा जगह? ग्रीनलैंड। चलिए आगे आपको बताना है, तमिल में तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? हाँ, तमिल व्याकरण है। तोलकाप्पियम क्या है? तो तमिल व्याकरण है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, किस राजा दरबार में मेगास्थनीज जो है किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है ना। और एक प्रसिद्ध पुस्तक भी ये लिखा है, ठीक है ना, जिससे मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। कौन सा पुस्तक है? इंडिका, ठीक है ना। कौन सा पुस्तक है? इंडिका। आगे आपको बताना है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? पल्लव, ठीक है ना, पल्लव वंश के शासकों के द्वारा। हाँ, विक्रमशिला महाविहार, ठीक है, विक्रमशिला महाविहार पल्लव वंश के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, सल्तनत काल में दारुल सफा क्या होता था? दारुल सफा सल्तनत, हाँ, खैराती अस्पताल, ठीक है ना, खैराती अस्पताल। गरीबों के लिए अस्पताल जो बनाया जाता था उसको क्या बोलते थे? दारुल सफा बोलते थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी पर लटका दिया था? गुरु औरंगजेब तेग बहादुर को, ठीक है ना, तेग बहादुर को। 9वें जो गुरु थे तेग बहादुर, उनको लटका दिया गया था, ठीक है ना। आगे आपको बताना औरंगजेब के द्वारा। आगे बताना है, पानीपत का तृतीय युद्ध के समय जो है सो पेशवा कौन थे?
पानीपत के तृतीय युद्ध के समय हम बोल रहे हैं, यानी कि 1761 में चले जाइए। अहमद शाह अब्दाली के साथ जो युद्ध होता है उस समय पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। 1761 में कौन रहेंगे पेशवा? बालाजी बाजीराव, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय। आगे आपको बताना है किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का, ठीक है ना। अंडमान में जो हत्या कर दिया गया था एक कैदी के द्वारा, वो किसको हत्या कर दिया गया था? लॉर्ड मेयो को। आगे बताना है आपको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कह करके किसने पुकारा था? वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना, वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक लिखा गया था, ठीक है ना, इंडियन अनरेस्ट। उस पुस्तक में जो बताया गया था ना, वो बताया गया था भारतीय अशांति का जो जनक बताया गया था वो किनको बताया गया था? बाल गंगाधर तिलक को। बाद में चल करके वो वेलेंटाइन सिरोल पर ये केस भी कर देते हैं। चलिए आगे आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। बताइएगा ये सूरत अधिवेशन होता कब है? 1907 में, 1907 में। और ये फेमस किस कारण से हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। देखिए इसकी शुरुआत होती है कांग्रेस के विभाजन से पहले जो है मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, ठीक है ना। किसका स्थापना होता है? मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। कब? 1906 में, 1906 में होता है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग का अध्यक्षता स्थापना होता कहां पे है? 1906 में बांग्लादेश के, वर्तमान बांग्लादेश के ढाका में होता है, ठीक है ना। वर्तमान के बांग्लादेश के ढाका में इसकी स्थापना होता है। इसकी स्थापना के समय इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता आगा खां के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आगा खां के द्वारा। और वो सलीमुल्लाह जो होते हैं ना, उनके प्रयास से इसकी स्थापना की जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है सलीमुल्लाह के प्रयास से। इसी के बाद जो है ना 1907 का सूरत अधिवेशन जो होता है उसमें कांग्रेस जो है ना नरम दल और गरम दल में बट जाता है, ठीक है ना, उसमें डिवीजन हो जाता है। इसके एक साल के बाद 1908 में जो है कांग्रेस का अपना संविधान आ जाता है, कांग्रेस का अपना संविधान आ जाता है। इसके बाद फिर कांग्रेस का दोबारा भी विभाजन होता है। वो कब होता है? 1918 में, 1918 में कब होता है दोबारा विभाजन? 1918 में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद एक बार तीसरा विभाजन जो कांग्रेस का होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कब होता है? 1969 में। स्वतंत्रता के बाद यह पहली विभाजन थी 1969 में। कांग्रेस का अभी तक 3 बार विभाजन होता है, ठीक है ना। 1907, 1918, 1969। तो 1969 वाला जो था वो स्वतंत्रता के बाद का विभाजन था। चलिए आगे आपको बताना है अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले जो पारित किया गया था वो 1858 में, 1858 में, 1858, 1857 की क्रांति होती है, उसके एक साल के बाद पेश की जाती है, ठीक है ना, पास किया जाता है। चलिए आगे आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया था? 1939। अंतरिम सरकार की स्थापना 1946। 1945 में उनका जो है सो कहां पे उनका मृत्यु हो जाता है? कहां पे? सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश होता है वो कहां पे होता है? जापान, जापान में नहीं होता है, ये बोलते हैं तिब्बत, नहीं तिब्बत नहीं, ताइवान में। कहां पे होता है? ताइवान में। उनका प्लेन क्रैश ही हो जाता है। तो 1945 में तो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 46 में कैसे करेंगे आजाद हिंद फौज की? 1943 में करते हैं, 1943 में, 1943 में। कब करते हैं आजाद हिंद फौज सरकार की गठन? 1943 में करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बता क्या हुआ? हाँ अंतरिम सरकार भी बोल रहे हैं। अंतरिम सरकार, आजाद हिंद फौज का भी गठन उसी साल किया गया था और अंतरिम सरकार का भी गठन जो है सो उसी साल किया गया था, ठीक है ना। और वो जो 1939 आपको याद आ रहा है ना, एक मिनट, 1939 जो आपको याद आ रहा है वो 1939 में क्या किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। क्या हुआ? सुभाष कहां चले गए आप लोग? कहां चले गए? हम क्या बोल रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1943 में। 1943 में आप लोग जो चले गए वो नेहरू के द्वारा जो अंतरिम सरकार का मॉडल रखा गया था कैबिनेट मिशन के हिसाब से, उसके बारे में आप लोग चले गए, ठीक है ना। वहां पे नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वैसे बताइएगा सबसे पहले भारत में अंतरिम सरकार का गठन होता कब है? 1900 नहीं,
1943 में नहीं, इससे भी पहले होता है, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले जो 14 में, तो 34 में नहीं, 1915 में सबसे पहले, ध्यान से सुन लीजिए, भारत में सबसे पहले जो अंतरिम या समांतर सरकार का गठन होता है वो 1915 में होता है। और वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। और वो कहां पे किया जाता है? तो वो किया जाता है अफगानिस्तान के काबुल में। कहां पे किया जाता है? अफगानिस्तान के काबुल में। उसमें कौन सा देश सहयोग करता है? तो उसमें जो देश सहयोग करता है वो जर्मनी सहयोग करता है। कौन करता है? जर्मनी सहयोग करता है, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत जो है ना, वो जो प्रधानमंत्री पद का नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, वो किसको बनाते हैं? तो बरकतुल्ला को बनाते हैं। कौन किसको बनाते हैं? भारत का प्रधानमंत्री बरकतुल्ला को बनाते हैं। और उसके बाद जाकर के 1943 में जो है फिर से एक समांतर सरकार का या फिर अंतरिम सरकार का जो गठन करते हैं, वो कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और वो जो 1946 में होता है, 2 सितंबर 1946 को, वो तो फाइनली अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है, ठीक है ना। उसमें कितने मंत्री बनाए जाते हैं? अंतरिम सरकार में कितने मंत्री बनाए जाते हैं? 14 मंत्री बनाए जाते हैं। कितने मंत्री बनाए जाते हैं? 14 मंत्री, ठीक है ना। चलिए कभी देखेंगे कैबिनेट मिशन को, अच्छे से देखेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। आगे आपको बता रहा है किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? जयप्रकाश नारायण भी भाग लिए थे, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण भी भाग लिए थे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा राम मनोहर लोहिया जी भी भागे थे। कौन भागे थे? राम मनोहर लोहिया जी भी भागे थे, ठीक है ना। आगे आपको बताना, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन का जब बात आया तो बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को किया गया था। कहां से, कौन सा वो अधिवेशन था? कौन सा अधिवेशन था? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पेश किया गया था उसको और पारित किया गया? वर्धा, ठीक है ना, वर्धा। और वर्धा कहां पड़ता है? महाराष्ट्र, मुंबई में, ठीक है ना। महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। वर्धा कन्वेंशन था जिसमें जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया। अच्छा बताइएगा, इसके तहत जो है सो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। क्या चलाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है ना बोला गया कि जितने भी शीर्ष के नेता है ना सबको गिरफ्तार कर लो। तो फिर भारत छोड़ो आंदोलन चलेगा कैसे, ठीक है ना, आंदोलन ज्यादा नहीं फैल पाएगा। तो इसके तहत ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत कब होती है? ऑपरेशन जीरो आवर की शुरुआत कब होती है? 9 अगस्त 1942 को। कब होती है? 9 अगस्त 1942 को। हालांकि होती है वो 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि को। 8 अगस्त 1942 के मध्यरात्रि को। लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि लग गया इसका मतलब हो गया कि डेट चेंज हो गया है। तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया? 9 अगस्त 1942 को। और इसी के तहत जितने भी शीर्ष के नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी में जो है महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी को कहां गिरफ्तार किया गया? महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? आगा खां पैलेस में। कहां पे रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार किया गया। इनको कहां रखा गया? नहीं, जवाहरलाल नेहरू को इनको रखा गया था अल्मोड़ा जेल में। कहां रखा गया था? अल्मोड़ा जेल में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। जयप्रकाश नारायण को जो गिरफ्तार किया गया तो वो उनको कहां रखा गया? हजारीबाग जेल में। उनको कहां रखा गया? हजारीबाग जेल में। और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1942 में, उनका नाम क्या था? अबुल कलाम आजाद। तो अबुल कलाम आजाद को कहां रखा जाता है? अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा जाता है। कहां रखा जाता है? बांकुड़ा जेल में। ये बांकुड़ा जेल कहां पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है ना। कोलकाता से थोड़ा सा आगे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। इसी तरह से सबको, जितने भी शीर्ष नेता थे सबको रखा गया था, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल में। कहां रखा गया था? बांकीपुर जेल में। ये बांकीपुर कहां पड़ता है? बिहार में, ठीक है ना, पटना के समीप है, पटना में ही पड़ता है। चलिए आगे आपको बताना है 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने सबसे पहला प्रथम सत्याग्रही किन्हें चुना था? जेएल नेहरू को? नहीं, जेएल नेहरू तो दूसरे थे, ठीक है ना। विनोबा भावे को। पहला जो प्रथम सत्याग्रही चुना गया था वो किससे चुना गया था? विनोबा भावे को। दूसरे सत्याग्रही कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे जो सत्याग्रही थे वो कौन थे? ब्रह्मदत्त, ठीक है ना, ब्रह्मदत्त। चलिए आगे आपको बताना है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक को किसके पास जाना पड़ता है? यानी कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास आप जा सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो। आगे आपको बताना है किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा और इसका प्रयोग जो है ना अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा।
356 के बारे में किसके द्वारा कहा गया था कि यह एक मित्र पत्र के भांति पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, लेकिन इसका जो उपयोग किया जाएगा ना वो अंतिम साधन के द्वारा किया जाएगा। बी आर अंबेडकर, बिल्कुल सही है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है ना। और एक और 356 के बारे में एक और कथन कहा गया था, ठीक है ना, वो कहा गया था कि यह जो है ना संविधान के साथ एक धोखा है। राष्ट्रपति को जो यह अधिकार दिया गया है कि वह जो है सो राज्यों में राष्ट्रपति जो शासन लगा सकता है, यह जो है ना संविधान के साथ एक धोखा है। यह किसके द्वारा कहा गया था? सरोजिनी नायडू? नहीं, सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं कहा गया था। 356 के बारे में दो स्टेटमेंट दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट बार बार पूछता है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो कहा गया था ना कि यह संविधान के साथ धोखा है, यह कहा गया था के.एम. नाम्बियार के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? के.एम. नाम्बियार के द्वारा। और ये जो है सो अंतिम साधन के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाएगा, ये कौन बोले थे? भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। चलिए आगे आपको बताना है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किस न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। हाँ, लक्षद्वीप जो है ना किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? तो केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप का भाषा क्या है? मलयालम। केरल की भाषा क्या है? मलयालम, ठीक है ना। केरल को मलयालम में क्या कहा जाता है? केरलम। क्या कहा जाता है? केरलम, ठीक है ना। और अभी जो है वहां की राज्य सरकार के द्वारा एक विधेयक भी लाया गया और पास कर लिया गया अपने राज्य का नाम बदलने के लिए, ठीक है ना। और उसका नाम अगर सांसद के दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं तो केरल का नाम क्या हो जाएगा? केरलम, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति की उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना आवश्यक है? 10 साल तक, ठीक है ना। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जज बनना चाहते हैं, न्यायाधीश बनना चाहते हैं, तो आपको कम से कम हाई कोर्ट में कितने दिन कार्य करना पड़ेगा? 10 साल, ठीक है ना। 10 साल अगर आप कार्य कर चुके हैं तभी हो पाएगा। आप बताइएगा तो संविधान के साथ जो है 356 एक धोखा है, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? शांत रहिएगा, सबसे पूछे हैं। हाँ, सेकंड आपसे पूछ रहे हैं, नहीं याद है ना? आप बात कर रहे थे, कैसे याद होगा? चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पूछे थे, सब लोग शांत रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना होता है? नहीं सुन रहे हैं ना? थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तभी नहीं याद हो पाएगा। इतना ठंडा में क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ अगर आप घर लेकर के नहीं जाइएगा तो क्या फायदा है यहाँ बैठने का? तो थोड़ा सा ध्यान से अलर्ट होकर के, फिर बाद में फोन वगैरह है ही, किसी से बात करना है फोन वगैरह करके आराम से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेरी रहेगा सब कर लीजिएगा। 10 साल होता है, ठीक है ना। आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में मिनिमम कितना कार्य करना पड़ेगा? 10 साल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार किए हुए हस्ताक्षर करना पड़ता है? किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति बिना पुनर्विचार किए हुए, कोई विचार नहीं किया जा सकता, उसके पास गया और उसको साइन करना होगा? बिल्कुल सही है। कैसा विधेयक होना चाहिए? वित्त विधेयक, ठीक है ना। वित्त विधेयक पर वो कोई विचार नहीं करेगा और उसको डायरेक्ट जो है वो सिग्नेचर करके पास कर देगा। जो भी आया उसके पास उसको पास करना ही होगा। चलिए आगे आपको बताना, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने के लिए अधिकार देता है। यह कैसा अधिकार है? इसका सुप्रीम कोर्ट का यह कैसा अधिकार है? तो यह वास्तविक न्यायिक अधिकार है, ठीक है ना। वास्तविक न्यायिक अधिकार है यह, ठीक है ना। ये राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको ये सुलझा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा अधिकार है। चलिए आगे बताना है आपको, संविधान का अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? किसका अध्यादेश? राज्यपाल का अध्यादेश ना, राष्ट्रपति का अध्यादेश। राज्यपाल का अध्यादेश का किस आर्टिकल में है? 213 में है, ठीक है ना। इसको उलट लीजिएगा और इससे आ जाता है 213। राज्यपाल का जो अध्यादेश है वो 213 में हो जाता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 के अंतर्गत आ जाता है। आगे आपको बताना, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सांसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? यानी सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि सांसद जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा घटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा घटा कौन सकता है? सांसद को यह अधिकार है। तो ऐसा अधिकार किस आर्टिकल के तहत उसे मिला है? सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस आर्टिकल में? 214, 124, बिल्कुल सही है, 124। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना है वो किस आर्टिकल में है? 124 में। और इसी में साथ साथ याद रख लीजिए 124 का
124 का क्लॉज 1 है ना, वही अधिकार देता है किसको, सांसद को, कि आप न्यायाधीशों का संख्या बढ़ा घटा सकते हैं, जरूरत पर जैसे जैसे आपका लगेगा वैसे आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं, यह सांसद को अधिकार है। चलिए आगे आपको बताना, भारतीय संविधान में संशोधन जो है, संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से। और ये किस भाग में है? भाग 20 में है। किस भाग में है? भाग 20 में है। किस आर्टिकल में है? 368, ठीक है ना, 368 में है। और एक ही उसमें आर्टिकल है 368। संविधान का सबसे छोटा भाग जो है वो कौन सा भाग है? भाग 20। भाग 20 ही संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है? भाग 20 ही है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताना है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रख रखाव किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? भारत का जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें जो बायोडाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी रखा जाता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा रखा जाता है? इन सीटू प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा रखा जाता है? इन सीटू प्रोटोकॉल के द्वारा रखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आप पीछे से बताइएगा तो सेकंड नंबर, हाँ आपसे पूछ रहे हैं सेकंड नंबर पीछे से बताइएगा, तो भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का संख्या बढ़ा घटा सकने का जो पावर है वो किसके पास है? सेकंड नंबर आपको बोलना है, हाँ आपको बोलना है। नहीं सुन पाए ना, तो जब ये नहीं सुन पाए तो आर्टिकल तो आप कैसे बता पाइएगा? बताइए किसके पास है? सांसद के पास, बिल्कुल सही है। किस आर्टिकल के तहत ऐसा उसको मिला है पावर? किस अनुच्छेद के तहत? 24 का 1, ठीक है ना, 24 का 1, 124 का 1, ठीक है ना, 124 का 1। पूरा सुनिए, ठीक है ना, फायदा आप ही को होगा। बाद में बात कर लीजिएगा ना, थोड़ा देर, 3 घंटा का क्लास चलता है, 3 घंटा कंसेस रहिए, उसके बाद फिर बात करते रहिएगा, ठीक है ना। 3 घंटा लेकिन कंसेस होकर के सुनिए। चलिए आगे आपको बताना है, घेघा रोग जो है यह किसके कमी के कारण है? आयोडीन के कमी के कारण। घेघा रोग जो किस तत्व की कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी से जो है ना थायराइड ग्लैंड काम नहीं करता है, जिससे थायरोक्सिन नामक हार्मोन का रिलीज नहीं हो पाता है और इसी से घेघा रोग हो जाता है। चलिए आगे आपको बताना है, प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है यह किससे प्राप्त की जाती है? कवक से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन जो है सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है ना वो कौन सा था? पेनिसिलिन ही था, ठीक है ना। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है ना। पेनिसिलिन जो बनाए थे कौन बनाए थे? फ्लेमिंग बनाए थे। तो फ्लेमिंग कैसे बनाए थे? तो ये कवक से निकाले थे। किस चीज से निकाले थे? कवक, यानी कि फंगस से। फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए आगे आपको बताना है, कंप्यूटर के संदर्भ में जो है डीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। डॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना, बेल मेटल जो होता है ये किसका किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का। नहीं, तांबा और जस्ता का जो है ना वो पीतल बना होता है। तांबा और जस्ता का क्या बना होता है? पीतल। अभी हम बेल मेटल यानी कि घंटा धातु बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। टीन और तांबा, शीशा नहीं, टीन और तांबा, ठीक है ना। और टीन और शीशा का क्या बना होता है? सोल्डर। टीन और शीशा का जो बना होता है वो क्या बना होता है? सोल्डर, जिसको टांका भी बोलते हैं, ठीक है ना, टांका जो बोलते हैं। चलिए आगे आपको बताना है, नियासिन की कमी से संभावना है आपको किस बीमारी की होने की? पेलाग्रा, ठीक है ना, पेलाग्रा। नियासिन किस विटामिन का अन्य नाम है? विटामिन 3 का ना, B3 का, विटामिन B3 का। तो विटामिन B4 का क्या नाम है? विटामिन B4 का नाम क्या होता है? B4 होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, B4 होता ही नहीं है, बहुत अच्छा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? चलिए देखिए, विटामिन को एक बार जान लीजिए, ठीक है ना। विटामिन जो है ना वो सबसे पहले विटामिन ए होता है, ठीक है ना। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? रेटिनॉल, ठीक है ना। रेटिना के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरत होता है, तो रेटिनॉल, ठीक है ना। रेटिना के लिए जरूरत होता है ना, आंख के लिए विटामिन ए फायदेमंद है ना, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। उसके बाद विटामिन बी है, ठीक है ना। विटामिन B1 कहिए या फिर विटामिन बी कहिए, उसका नाम क्या है? थायमीन। क्या नाम है? थायमीन, ठीक है ना। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है विटामिन B2 का? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का क्या नाम होता है? नियासिन। अभी जो प्लेग्रा रोग पढ़े थे, नियासिन। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन, ठीक है ना। विटामिन B3 के बाद ना B4 नहीं होता है, B5 होता है। क्या होता है? B5 कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? पेंटाथोनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटाथोनिक एसिड। उसके बाद हो जाता है B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। B6 का क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। उसके बाद आ जाता है B7। क्या आता है?
B7 का क्या नाम है? बायोटीन, बालों के लिए बायोटीन, ठीक है ना। B7 का क्या नाम है? बायोटीन। उसके बाद जो आ जाता है, देखिए B5, B6 और B7 तीनों बाल के लिए है, अभी हम बताएंगे कैसे कैसे है, ठीक है ना। उसके बाद आता है B7 के बाद B8, तो B8 का क्या नाम है? नहीं होता। B4 भी नहीं होता, B8 भी नहीं होता। B9 होता है कि नहीं? B9 भी नहीं होता है। B9 नहीं होता है। B9 होता है ना? नहीं होता है। B9 होता है जी, B9 होता है। B9 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड। B9 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड। B9 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड। उसके बाद B10 का क्या नाम है? B10 नहीं होता, यानी कि B2 नहीं, B4 नहीं होता है, B8 नहीं होता है और B10 नहीं होता है, ठीक है ना। तो B11 होता है ना, B11 का क्या नाम है? फॉलिक एसिड। B9 और B11 दोनों सेम ही चीज है, क्या है? B9 और B11 दोनों सेम ही चीज है, क्या नाम है? फॉलिक एसिड। और B12 भी होता है क्या? B12 क्या होता है? साइनोकोबालामीन, ठीक है ना, साइनोकोबालामीन। इसमें कोबाल्ट की उपस्थिति होती है, इसके कारण जो है ना इसका क्या नाम दे दिया गया? साइनोकोबालामीन। इसके बाद आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी होता है ना, क्या नाम है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। बीसी का क्या नाम? सॉरी, विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के बाद विटामिन डी होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है ना। विटामिन डी कम्प्लेक्स में होता है या फिर सीधे होता है? कम्प्लेक्स में होता है। कौन कौन सा होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है ना। एक 3 होता है, ठीक है ना। D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, ठीक है ना। D1, D2, D3 होता है। D1 का क्या नाम है? तो साइटोकैल्सिफेरॉल। क्या नाम है? साइटोकैल्सिफेरॉल। D2 का क्या नाम है? तो कैल्सी अर्गोफिरॉल। क्या नाम है? कैल्सी अर्गोफिरॉल। क्या नाम है? कैल्सी अर्गोफिरॉल। और एक और होता है D3, जिसका क्या नाम है? कैल्सी कोलोफिरॉल। क्या नाम है? कैल्सी कोलोफिरॉल। हम लोग में जो पाया जाता है ना, वो विटामिन D3 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन D3 पाया जाता है। एनिमल में जितना भी एनिमल में पाया जाएगा वो विटामिन D3 पाया जाएगा। और प्लांट्स में जो पाया जाएगा, यानी पेड़ पौधा में जो पाया जाएगा डी, वो कौन सा पाया जाएगा? D2। कौन सा? D2, ठीक है ना। तो उसमें एग्रीकल्चर वाला में क्या पाएगा? अर्गोफिरॉल। एग्रीकल्चर में क्या? अर्गोफिरॉल। और हम लोग में क्या पाएगा? कोलोफिरॉल, कैल्सी कोलोफिरॉल। इसके बाद आ जाता है विटामिन डी के बाद विटामिन ई। क्या आता है? विटामिन ई। और विटामिन डी के बारे में जान लीजिएगा। विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है ना, विटामिन डी का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? तो हमारे शरीर में ही होता है। कहां से होता है? हमारे शरीर में ही होता है। हमको वो पोषक तत्व से नहीं मिलता, मतलब खाना उना जो खाते हैं आप लोग, कुछ भी उससे नहीं मिलता है, ठीक है ना। विटामिन डी जो है ना वो शरीर में बनता है, किसके हेल्प से? तो सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना। किसके हेल्प से? सूर्य के प्रकाश के हेल्प से बनता है। इसके बाद आता है, और इसको हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? हार्मोन को। किसको? विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। इसके बाद आता है विटामिन ई। कौन सा आता है? विटामिन ई। विटामिन ई का क्या नाम है? बहुत अच्छा, विटामिन ई का क्या नाम है? टेकोफिरॉल। विटामिन ई का टेकोफिरॉल। और विटामिन ई के बाद जो एक लास्ट का विटामिन बचता है उसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं? एच। क्या बोलते हैं? एच, ठीक है ना। और विटामिन एच का क्या नाम है? तो इसका भी नाम बायोटीन ही है। जो विटामिन B7 था, विटामिन B7 जैसा था, इसका भी नाम क्या है? बायोटीन। और एक और विटामिन होता है जिसका क्या नाम है? विटामिन के। विटामिन के का नाम क्या है? तो फ्लेक्टोक्विनोन। क्या नाम है? फ्लेक्टोक्विनोन, ठीक है ना। जैसे राइबोफ्लेक्विनिन जो है विटामिन D2 का बोले थे, वैसे फ्लेक्विनोन जो है किसका नाम है? विटामिन के का। विटामिन के का काम क्या है? तो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल करके रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। छोड़ देते हैं आज इतना ही पे।